बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा और दक्षिण भारत के मंदिरों को भी पढ़ा, यानी 6वीं से 10वीं शताब्दी तक। देखिए, जो चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे, उन्होंने वातापी को अपनी राजधानी बनाया था। वातापी आधुनिक नाम बादामी है, जो कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में स्थित है। और चालुक्य शासकों ने कई मंदिरों को बनवाया था, जिसमें वातापी का विरूपाक्ष मंदिर सुप्रसिद्ध है। बच्चों, पल्लव वंश जो है वो पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। पल्लव शासकों ने कांची को अपनी राजधानी बनाया था। यह स्थान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सिंह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, राज सिंह आदि शासक हुए। इस वंश के शासकों ने महाबलीपुरम में बने रथ मंदिर को इन लोगों ने बनवाया। यह मंदिर एक विशाल पत्थर को काटकर बनाया गया है। पल्लवों के काल में कला के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रगति हुई। इसमें नीचे रथ बनाया गया है और उस रथ में 12 घोड़ों को खींचते हुए दिखाया गया है। अब चोल वंश को हम देखते हैं। उसकी राजधानी तंजौर थी। चोल वंश एक प्राचीन राजवंश है। चोल वंश का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में भी मिलता है। दूसरी शताब्दी ईस्वी में करिकाल नामक शासक ने बहुत से राज्यों को जीता। 8वीं शताब्दी में विजयालय ने पुनः चोल वंश की सर्वोच्चता को स्थापित किया। उन्होंने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश के शासकों ने भारतीय सीमा से बाहर भी राज्य का विस्तार किया। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया। देखिए कितना महान राजा चोल शासक राजेंद्र प्रथम था। बच्चों, जहाँ से भी इस चैनल को हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें इस चैनल को शेयर करना चाहिए और सब्सक्राइब करना चाहिए। हो सके तो लाइक भी कर देना चाहिए। बच्चों, अगले शासन की व्यवस्था पर आधारित है। दक्षिण भारत के राज्यों की शासन व्यवस्था में
राजा ही सर्वोपरि होता था। राजा की सहायता के लिए मंत्री तथा कर्मचारी होते थे। उन मंत्रियों और कर्मचारियों की नियुक्ति राजा अपने आप करता था। इस प्रकार उन मंत्रियों और कर्मचारियों पर उनका नियंत्रण रहता था। चोलों की शासन प्रणाली बहुत ही विकसित और सुव्यवस्थित थी। समस्त साम्राज्य को राष्ट्रम कहते थे। प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। जनपदों को नाडु कहते थे। जनपदों को क्या कहते थे? नाडु। और गांवों को कुर्रम कहा जाता था। कुर्रमवासी अपनी बैठकों में समस्याओं का समाधान करते थे। वह सिंचाई के लिए तालाब बनवाते थे, कर वसूलते थे। ये धार्मिक रूप से स्वावलंबी थे, आर्थिक रूप से स्वावलंबी थे। यहीं से स्थानीय शासन यानी आज से मिलती जुलती पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। आप लोग तो गांव के निवासी हैं। अपने गांव की कुछ समस्याओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए और गांव के स्तर पर इन समस्याओं का समाधान कौन और कैसे किया जाता है यह भी जानिए। सामाजिक स्थिति क्या थी? दक्षिण भारत का समाज भी वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। इस समय समाज में दो वर्ग ब्राह्मण व गैर ब्राह्मण ही थे। सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। समाज में स्थिरता थी। राज्य में धनी और गरीबों में अंतर था। धनवान व्यक्तियों के मकान सुंदर और सुसज्जित होते थे। गरीबों के घर सादे होते थे और फर्श कच्ची ईंट की बनी होती थी। किसान भूमि के स्वामी माने जाते थे, परंतु मजदूरों की दशा अच्छी नहीं थी। कृषि मजदूरों को दासों की तरह ही माना जाता था। अब धार्मिक स्थिति क्या थी? उस समय दक्षिण भारत के शासक हिंदू धर्म को मानने वाले थे। वह अन्य धर्मों के प्रति भी उदार थे। वह बौद्ध एवं जैन धर्म के विहारों तथा मंदिरों के निर्माण के लिए दान भी दिया करते थे। समाज में विष्णु तथा शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती थी। शंकराचार्य ने उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम क्षेत्रों के मठों की स्थापना की। उन्होंने आत्मा और परमात्मा को एक बताया। 11वीं शताब्दी में दक्षिण के रामानुजाचार्य ने शक्ति और ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया है। बच्चों, चैनल को लाइक कीजिए और आप लोग इसे देखते रहिए। कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखिए। बस, धन्यवाद।